गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम जाति के बारे में बात कर रहे थे कि जाति की संकल्पना क्या होती है और जाति के में अगर ये जाति में अडेप्टेशन आ जाए वातावरण को लेकर के तो उन अडेप्टेशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं, वहाँ कौन सी भिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब यहाँ हम जो टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी है, इस टैक्सोनॉमी के उद्देश्य क्या है। यहाँ पर हम टैक्सोनॉमी के उद्देश्यों की बात करें एम क्या है इसकी, तो यहां हमने टैक्सोनॉमी के उद्देश्यों में मुख्य रूप से 4 उद्देश्य आते हैं। मुख्य जो उद्देश्य आते हैं, मेन एम जो हैं वो मेन एम 4 है। 4 कौन कौन से? पहला, उनकी पहचान करना या वर्णन करना। तो यहां पर जो 4 उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य आता है, पहला आता है उनकी पहचान करना, पादपों की पहचान करना। पादपों की पहचान। जब पादपों की पहचान हो जाती है तो पहचान के बाद में उनका नामकरण करना, पादपों का नामकरण, और नामकरण के बाद पादपों का वर्गीकरण। जब वर्गीकरण भी हमने कर दिया, पहचान कर ली, नामकरण कर लिया, वर्गीकरण कर लिया, तो सबसे लास्ट का जो पॉइंट बचता है वो बचता है इनके ऊपर लेख निर्देशन। लेख निर्देशन, उनके बाद लेख निर्देशन। तो ये तो होते हैं मुख्य उद्देश्य किसके? टैक्सोनॉमी के। लेकिन इनके साथ साथ कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं। वो अन्य उद्देश्य क्या हैं कि जरूरी नहीं है यही चीजें हम जाने, इनके अलावा भी कुछ उद्देश्य होते हैं। तो वो अन्य उद्देश्य क्या है? यहां जब हम टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे हैं तो पूरी टैक्सोनॉमी की, यहाँ वर्ग के साहित्य की हमको जानकारी होनी चाहिए। वर्ग के साहित्य की जानकारी होनी चाहिए। वर्ग के साहित्य की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ प्लांट्स के अंदर जो अंतर पाया जा रहा है, 2 टैक्सोन में अंतर पाया जा रहा है, 2 वर्गकों में जो अंतर पाया जा रहा है, उस अंतर को जानना चाहिए। वो किससे बंधुता रख रहे हैं उस चीज को जानना चाहिए। अंतर के साथ साथ में यहाँ पर बंधुता की भी जानकारी होना जरूरी है। रूपांतरण या अंतरों की जानकारी व बंधुता की पहचान। बंधुता की पहचान। अगर कोई पादप किसी पादप से असमानता रख रहा है तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि ये समानता किसके साथ में रख रहा है। ऐसा तो है नहीं सभी के साथ में असमानता होगी, किसी किसी से तो समानता होगी, किसी से तो ये मैच कर रही होगी, इसकी फिजियोलॉजी मैच कर रही होगी, इसकी एनाटॉमी मैच कर रही होगी, इसकी केमोकेमिस्ट्री जो केमोटैक्सोनॉमी है, केमिस्ट्री सॉरी, जो कीमोटैक्सोनॉमी है वो मैच कर रही होगी, तो कहीं से मैच कर रही होगी वो। तो यहाँ बंधुता भी हमको जानना जरूरी है। अंतर के साथ साथ में बंधुता का भी हमें यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। यहाँ विश्व में फ्लोरा कौन कौन सा है, विश्व फ्लोरा का पता होना चाहिए। विश्व में फ्लोरा का पता होना चाहिए, फ्लोरा की जानकारी होनी चाहिए। हम बॉटनी पढ़ने बैठ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हमारे आसपास में कौन सा फ्लोरा प्रेजेंट है, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो हमें अपने आसपास को छोड़ो, विश्व में कितने प्रकार के फ्लोरा पाए जा रहे हैं, कितनी स्पीशीज पाई जा रही है, उनको कैसे बांटा गया है, उस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ विश्व फ्लोरा की जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने कीमोटैक्सोनॉमी की बात की थी। कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इन सभी की क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। न्यूक्लियर
यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, और भी यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं उनकी भी हमको जानकारी होनी चाहिए, कौन सी यहाँ किस रूप में हेल्पफुल है, उस सब चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पर टैक्सोनॉमी को पढ़ा जाता है। यही टैक्सोनॉमी के मुख्य उद्देश्य होते हैं कि यहाँ जो फ्लोरा है उसके बारे में डिटेल में हम स्टडी कर सकें, डिटेल में उस फ्लोरा के बारे में हम यहाँ पर जान सकें। अब यहाँ पर इन पादपों के जब नामकरण की बात आती है तो नामकरण में सबसे पहले जो मान्य पद्धति है, जो मान्य है वो है द्वैनाम पद्धति। द्वैनाम पद्धति, इस द्वैनाम पद्धति को गैस्पर्ड कैस्पर वॉहिन ने दिया था। गैस्पर्ड कैस्पर वॉहिन ने दिया तो था वॉहिन ने, लेकिन इसको प्रयोग में कौन लेके आया, प्रैक्टिकली यूज किसने किया, तो इसको प्रयोग में जो लाया था वो था लीनियस। प्रयोग में लाने का कार्य, प्रयोग में लाने का जो कार्य किया था, जो श्रेय जाता है वो जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को इन्होंने जो द्वैनाम पद्धति दी थी, उस द्वैनाम पद्धति को सही रूप में जो यूज किया था वो यूज किया था कैरोलस लीनियस ने। द्वैनाम पद्धति है क्या, क्या किस चीज को बताया गया है, तो द्वैनाम पद्धति में किसी भी पादप का या जंतु का, ऐसा ही नहीं है पादप के लिए हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो पादप के लिए होगा, तो यहाँ पादप के नाम की बात करें या जंतु के नाम की बात करें, तो यह पादप या जंतु का जो नाम होता है वो नाम 2 अक्षरों का होगा, नाम 2 अक्षरों का होगा। यहाँ पर जो नाम होता है वो 2 अक्षरों का होगा। यहाँ पर पहला जो अक्षर है, पहला जो अक्षर है ये बड़ा होगा, और दूसरा जो अक्षर होगा, यहाँ पर दूसरा जो अक्षर होगा वो यहाँ पर छोटा होगा। तो यहाँ पर पहला अक्षर जो बड़ा है, तो ये बड़ा अक्षर किसका होगा, ये वंश का होगा। पहला अक्षर वंश का होगा, तो दूसरा अक्षर किसका होगा, वंश के बाद में क्या आती है, जाति, तो दूसरा जो अक्षर है वो किसका होगा, जाति का। इसको हम कैपिटल में लिखते हैं और इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, और दोनों के बीच में हाइफन लगाते हैं। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल पिटूनिया एल्वा, तो ये पिटूनिया एल्वा में पिटूनिया क्या है, वंश, और एल्वा क्या है, जाति। तो जाति का जो पहला अक्षर है वो छोटा होगा, और जो वंश का जो पहला अक्षर है वो कैसा होगा, बड़ा। अगर एक वंश में अधिक जातियां हैं, एक से अधिक कितनी भी जातियां हैं, एक से अधिक जितनी भी जाति हैं, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी जितनी भी जाति हैं, तो यहां केवल जाति का नाम परिवर्तित होगा, जाति का नाम परिवर्तित होगा, वंश का क्या होगा, वही रहेगा। वंश का नाम क्या होगा, वही रहेगा, वंश का नाम परिवर्तित नहीं होगा। यहां पर केवल और केवल किसका नाम परिवर्तित होगा, जाति का। एक वंश के अंदर कितनी भी जातियां हों वो सभी किसके अंदर, उसी वंश के अंदर आएंगी, वंश का नाम परिवर्तित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर ब्रेशिका नाइग्रा, ब्रेशिका
नाइग्रा। अब ये ब्रेशिका का नाम तो ब्रेशिका ही रहेगा, लेकिन इसकी जातियां और भी हैं। कौन सी? कॉम्पेस्ट्रिस, कॉम्पेस्ट्रिस, ब्रेशिका, कॉम्पेस्ट्रिस, ब्रेशिका, एल्वा। तो यहां पर जाति का नाम चेंज हुआ है, वंश का नाम तो वही है। तो यहां पर हमको एक वंश के अंदर कितनी जातियां हैं या फिर कितनी जातियां हैं जो एक ही वंश में आ रही हैं, उन जातियों में कनेक्शन पता चल जाएगा हमें। हमको पता चल गई नाइग्रा, कैम्पेस्ट्रिस और एल्वा क्या है, इनके अंदर कुछ ना कुछ समानता पाई जाएगी। सरसों, राई, पीली सरसों, काली सरसों, सभी कैसी हैं? ये अपने आपस में समानता रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही वंश की हैं। किसकी? ब्रेशिका वंश की हैं वो सारी की सारी। तो यहाँ पर वंश से हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ जो जातियां पाई जा रही हैं वो किस वंश से समानता रखती हैं, वो असमान है या समान है। अगर हमको पूरा नाम पता है, दो नाम पता है हमको, तो हम बता सकते हैं कि इनमें समानता है या असमानता है। तो यहाँ ये द्वैनाम पद्धति से जो नाम थे वो कैसे हो गए? छोटे हो गए, सरल हो गए, भाषा एक हो गई यहाँ पर। क्योंकि द्वैनाम पद्धति में जो नाम दिए जाते हैं वो किस में दिए जाते हैं? ग्रीक भाषा में। दूसरी भाषा को यूज ही नहीं लिया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ ग्रीक भाषा के अंदर नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ नाम कैसे हो गए? एक भाषा में हो गए। तो इसका हमको फायदा क्या रहा यहाँ, इसके हमको लाभ क्या रहे इस पद्धति के? पहले तो नाम छोटे हो गए, नाम छोटे हो गए, छोटे व सरल। दूसरा, भाषा समान हो गई, भाषा समान हो गई। और कौन सी हो गई? ग्रीक। यहां पर जो भाषा थी वो कौन सी हो गई? ग्रीक। अपने इंडिया में हम यहाँ साउथ में, ईस्ट में कुछ कह रहे हैं, साउथ में कुछ कह रहे हैं, नॉर्थ कुछ में कह रहे हैं, वेस्ट में कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ अपने यहाँ एक चीज का नाम अलग अलग है। एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहां नाम परिवर्तित होंगे, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। यहाँ सभी के नाम समान हो गए, चाहे हम किसी भी पादप की बात कर लें या किसी भी एनिमल की बात कर लें, सभी के नाम कैसे हो गए? समान हो गए। नाम कैसे हो गए? छोटे हो गए। दूसरा, यहाँ जो जातियां हैं, जो विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न जातियां हैं, इन विभिन्न जातियों में समानता असमानता का पता चल गया। समानता असमानता को बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वंश क्या होगा? समान। अगर वंश समान है तो समानता रखती हैं, वंश असमान है तो क्या होगा? असमानता रखती हैं। तो वंश के आधार पर हम जातियों की विभिन्नताओं का बता सकते हैं। कौन सी जाति किस जाति से समानता रख रही है और कौन सी जाति किस जाति से असमानता रख रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राचीन और लंबे नाम थे, प्राचीन और लंबे नाम थे, उनसे पीछा छूट गया। लंबे नाम हट गए। कैसे हो गए? छोटे और सरल भाषा में हो गए। तो यहाँ पर प्राचीन नाम हट गए। इनकी तुलना में जो नए नाम थे वो कैसे थे? यहाँ पर छोटे थे, सरल थे। तो द्वैनाम पद्धति से बहुत कुछ यहाँ पर टैक्सोनॉमी में फायदा हुआ, टैक्सोनॉमी को जानने में फायदा हुआ। यहाँ पादपों में समानता असमानताओं को जानने में फायदा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम पादप नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। पादप नामकरण की संहिता। जो पादप का नामकरण किया जाता है वो पादप का नामकरण किया जाता है ICBN के द्वारा। पादप का जो नामकरण किया जाता है ये ICBN के द्वारा किया जाता है। ICBN ने सन 1978 में, ICBN ने सन 1978 में यहाँ 75 में
यहाँ कुछ नियमों को संगठित किया, कुछ नियमों को बनाया, नियमों को संगठित किया, जिनके अनुसार क्या हुआ, नामकरण हुआ। क्योंकि इसी टाइम आईसीवीएन भी संगठित हुई थी। 1975 में ही आईसीवीएन का संगठन हुआ, इसको बनाया गया, एक कमेटी तैयार की गई इंटरनेशनल लेवल पर जो पादपों के नामकरण के लिए थी। और यहाँ इन्होंने कुछ नियमों को बनाया जिनके अकॉर्डिंग पादपों का नामकरण होगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ संशोधन हुए, कुछ नियमों के अंदर यहाँ बदलाव लाया गया और 1994 में यहाँ कुछ विशेष नियम दिए गए जिनके अकॉर्डिंग ही पादपों का नामकरण हो सकता है। आईसीवीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं हाफ नंबर का, 1 नंबर का, उनके अंदर ये इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो यहाँ 1994 में 1994 में ऐसे कौन से नियम बनाए गए थे, उनके ही अकॉर्डिंग पादपों का नामकरण होगा। तो यहाँ पर 3 चीजों को बताया गया, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 बातों को बताया गया। पहले बताएगा सिद्धांत, जो भी नामकरण हो रहा है वहां पर कुछ सिद्धांत थे, ये सिद्धांत ही फॉलो होने चाहिए। दूसरा नियम, दूसरा यहाँ नियम दी गए, इन नियमों के अकॉर्डिंग ही नामकरण होगा। और इसके बाद में सुझाव, यहाँ अगर कुछ अंतर हो सकता है तो यहाँ सुझावों के अंदर आते हैं। पहले प्रिंसिपल्स, फिर रूल्स, और रूल्स के बाद में यहाँ पर रिकमेंडेशन। तो यहाँ 3 चीजों को यहाँ पर दिया गया। तो फर्स्ट बात करते हैं हम सिद्धांतों की। यहाँ पर कौन कौन से प्रिंसिपल्स को दिया गया था, कौन कौन से यहाँ पर प्रिंसिपल्स दिए गए। यहाँ 6 सिद्धांतों को दिया गया था, यहाँ 6 सिद्धांतों को दिया गया। और इन 6 सिद्धांतों के आधार पर ही यहाँ पादपों का नामकरण होना चाहिए। जो नामकरण है वो नामकरण इन्हीं 6 सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। वो कौन कौन से थे, पहले पादप नामकरण व जंतु नामकरण। पादपों का जो नामकरण है वो, और जो जंतुओं का नामकरण है, इन दोनों के नामकरणों की पद्धति भिन्न होनी चाहिए। यहाँ इनकी पद्धति भिन्न होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। पहली बात, इनकी पद्धति भिन्न होनी चाहिए। सेकंड, बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी के नामकरण देखेंगे। यहाँ पर जो किसी भी टैक्सोन के नाम दिए जाते हैं, जो वर्गक के नाम दिए जाते हैं, वर्गक को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोन। जो वर्गक का नाम है, ये नाम कैसा होना चाहिए, यहाँ जो यहाँ नाम दिया जाता है, ये नाम नामकरण प्रारूप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नामकरण प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। यहाँ जो नामकरण का प्रारूप है, जो रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आगे हम सेकंड पढ़ेंगे रूल्स, तो उसमें आएंगे 8-10 रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर वो फॉलो कर रहा है तो उस टैक्सोन का नाम क्या है, सही है, अन्यथा सही नहीं है। तो यहाँ नामकरण प्रारूप के अनुसार ही नाम होना चाहिए। नेक्स्ट, अब नामकरण हो गया तो इसका जो प्रकाशन है, इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन उच्च स्तरीय पत्रिकाओं का ही मान्य होगा। उच्च स्तरीय पत्रिकाओं का ही मान्य होगा। यहां पर ये पत्रिका कौन सी होती है, वैज्ञानिक पत्रिका। ये नहीं जो अपनी चलती है दैनिक भास्कर,
ये नहीं, यहाँ पर कौन सी होती हैं, वैज्ञानिक पत्रिका होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं। तो अगर प्रकाशन उच्च स्तरीय पत्रिकाओं में हुआ है तो ही वो मान्य होगा। अगर प्रकाशन उच्च स्तरीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में नहीं हुआ है तो वो नाम मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी पादप के, कोई एक पादप है, इस पादप के 4 वैज्ञानिकों ने 4 नाम दे दिए, 4 वैज्ञानिकों ने अलग अलग 4 नाम दे दिए, चारों नामों का प्रकाशन हो गया वैज्ञानिक पत्रिकाओं में, यहां इनका प्रकाशन हो गया। अब ये नाम कौन सा मान्य होगा, तो यहां वो नाम मान्य होगा जिसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ है, जिसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ है। पहली बात तो सबसे पहले होना चाहिए, प्रकाशन सबसे पहले हुआ है। दूसरी बात, नामकरण प्रारूप के अनुसार हो, प्रकाशन भी सबसे पहले हो और नामकरण प्रारूप के अनुसार हो तो वही नाम मान्य होगा, अन्यथा और नाम मान्य नहीं। चाहे और भी सही है, दूसरे नाम भी सही है, जो सबसे पहले प्रकाशित हो गया वो उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन नाम चेंज है तो नाम कौन सा मान्य होगा, जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ है वही नाम मान्य होगा, और नाम मान्य नहीं होंगे। नेक्स्ट, जो वर्गकों के नाम हैं, जो टैक्सोन के नाम हैं, ये टैक्सोन के नाम हमेशा किसमें होंगे, लैटिन में। नाम हमेशा किसमें होंगे, लैटिन में। अगर नाम लैटिन में नहीं है तो वो मान्य नहीं होंगे। केवल नाम कैसे होने चाहिए, लैटिन के अंदर। और जो नामकरण है, ये नामकरण क्या होगा, रिट्रोएक्टिव। जो नामकरण के नियम है, ये नामकरण के नियम कैसे होने चाहिए, जो नियम बनाए हैं संस्था ने, वो नियम कैसे होने चाहिए, रिट्रोएक्टिव। नियम रिट्रोएक्टिव होने चाहिए। अब रिट्रोएक्टिव का क्या मतलब है कि आवश्यकता होने पर परिवर्तनशील होने चाहिए। अगर कहीं आवश्यकता हो रही है उनको एक्सचेंज करने की, तो वो इस प्रकार से होने चाहिए कि उनमें आवश्यकता के अनुसार हम परिवर्तन कर सकें। तो ये नियम कैसे होने चाहिए, रिट्रोएक्टिव होने चाहिए। तो ये 6 सिद्धांत थे जो 1994 में जो दोबारा संशोधन होके जो दिए गए थे, उनके अंदर इनको प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं नियम की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर में।